नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है सर्वनाम। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जहां अधिकतर विद्यार्थियों को डाउट हो जाता है। कंफ्यूज होने का पहला कारण यह है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह वह ये वे होता है और यहाँ देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह ये वे होता है। तो कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और कहाँ पर जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। डाउट का दूसरा कारण यह है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप होता है और सर्वनाम का एक भेद है निजवाचक सर्वनाम, वहाँ भी आप होता है। आप इधर आइए, मैं आप चला जाऊंगा, तो यहाँ भी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने का तीसरा कारण यह है कि सर्वनाम का एक भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सूचक जितने सारे शब्द है तो अधिकतर विद्यार्थी समझते हैं कि वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, जितने हैं इसमें सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो ये वीडियो के आगे हम देखेंगे कि क्या इसका समाधान होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, कौन, क्या, कुछ। यहाँ संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम होता है। इस उदाहरण से समझते हैं। मैं छात्रों को हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ। मैं किसके बदले आया? मैं अशोक विश्वकर्मा के बदले आया है। अशोक विश्वकर्मा क्या है? संज्ञा है। कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम होता है। इस सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है संबंधवाचक और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष यानी व्यक्ति। इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी ये फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकेंड पर्सन हुआ, ये थर्ड पर्सन हुआ। इसकी परिभाषा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का कि वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता जो कहता है, लेखक जो लिखता है। तो वक्ता या लेखक अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया गया, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या है? मैं अशोक विश्वकर्मा के अपने नाम के बदले मैं आ गया। तो उदाहरण हम देखते हैं, मैं, हम लोग, हमें, हमारा, मुझको, मुझे, हमको, ये सारे क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम लोग, तेरा, तुझे, आप लोग। तुम पुस्तक पढ़ते हो तो तुम किसके बदले आया है? तुम वीडियो देखते हो, किसके बदले आया है? तो जो आप लोग जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो श्रोता है, आप पाठक हैं, तो आपके लिए क्या यहाँ तू आया, तुम लोग हुआ, आप लोग हो गया। ये सारे क्या है? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, लेखक, श्रोता या पाठक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, लेखक, श्रोता या पाठक को छोड़कर अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, न यहाँ पर श्रोता हुआ, न पाठक हुआ, न वक्ता हुआ, न लेखक हुआ। इस सबको छोड़ करके तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह होता है अन्य पुरुष। इसके बाद है सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उस, इस, इन्हें, इनका, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या घटना के घटने की या होने की निश्चितता का बोध होता है कि निश्चित रूप से वह वस्तु मौजूद है, घटना हो रहा है, तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके 3 प्रयोग स्थल हैं। पहला है निकटवर्ती अर्थ में, दूसरा है दूरवर्ती अर्थ में, तीसरा है कथन के स्थान पर यह का प्रयोग। तो पहला जो निकटवर्ती अर्थ में, इसका उदाहरण यह, ये, इन्हें, इनका। निश्चयवाचक, यह मेरा घर है, यह घर होने की निश्चितता का बोध हो रहा है। और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम इसलिए कहा जाता है कि इसमें इशारा करके, अंगुली से इशारा करके या अन्य संकेत के द्वारा वस्तु के होने की
या व्यक्ति के होने की या घटना के होने की निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह मेरा घर है, यहाँ पर निकटवर्ती अर्थ में क्या होता है कि निकट है, वस्तु समीप में है या व्यक्ति समीप में, घटना समीप में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण है मैं कुछ खिलौने लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। तीसरा उदाहरण है इस पुस्तक को देखो, यह कितना सुंदर है, यह भी निकटवर्ती अर्थ में हुआ है। दूसरा प्रयोग स्थल है दूरवर्ती अर्थ में। दूरवर्ती अर्थ में क्या होता है कि वस्तु, व्यक्ति, घटना या कर्म जो है वह निकट में नहीं है, पास में नहीं है, वह दूर में है। तो यहाँ उदाहरण से समझते हैं तुम्हारी किताब वह है, मतलब यहाँ पर इशारा करके, उंगली से इशारा करके भी कहा जा सकता है तुम्हारी किताब वह है और मेरी किताब यह है। सोनू का घर वह है, यहाँ पर यह हो गया दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। राजेश की कहानी छोड़ो, उसकी कहानी सब जानते हैं, तो यहाँ उसकी क्या हो गया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रयोग स्थल है कथन के स्थान पर यह का प्रयोग। इसे उदाहरण से समझते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह सब जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कथन है। एक उस कथन के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह यह है, तो यह कौन सर्वनाम हो गया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप जीवन में कामयाब हों, तो यहाँ आप जीवन में कामयाब हों, उसके बदले में क्या आया, यहाँ पर यह आया है, तो कथन की स्थान पर भी यह का प्रयोग किया जाता है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरा जो भेद है सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चय का ठीक है विलोमार्थी है, ठीक है अपोजिट है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निश्चित है, इसमें क्या हो गया, अनिश्चित, यानी व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के होने की निश्चितता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके दो प्रयोग स्थल है। पहला है प्राणीवाचक के लिए यानी सजीव के लिए, दूसरा है अप्राणीवाचक यानी निर्जीव के लिए। कोई किसी हो गया, उसका उदाहरण वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, दरवाजे पर दस्तक होता है, आवाज सुन करके कहते कोई आ रहा है, या पद की आहट, पद चाप सुन करके लोग कहते कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। मोहन, सोहन, सीता, गीता, दोस्त, मित्र, माँ, पिताजी, पता नहीं, भाई बहन कोई हो सकते हैं, तो उसके बदले में जो आया है वह है कोई, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी का इंतजार है, यह भी प्राणीवाचक है, कोई और किसी का इंतजार है, पता नहीं किसका इंतजार है, तो अनिश्चय की स्थिति है, अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर किसी हुआ और यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा है अप्राणीवाचक यानी निर्जीव के लिए। कुछ, दूध में कुछ पड़ गया है, रास्ते में कुछ खा लेना, तो कुछ पड़ गया है, तिनका पड़ गया है, मक्खी पड़ गया है, तो जो तुच्छ वस्तु होता है कीड़े मकोड़े के लिए भी हम कुछ का प्रयोग करते हैं, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। रास्ते में कुछ खा लेना, माँ बेटे को पैसे देकर के कहती है कि बेटा रास्ता में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना, समोसा खा लेना, पकौड़े खा लेना, जलेबी खा लेना, गोलगप्पे खा लेना, ये सब क्या है, यह है संज्ञा, और उसके बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह है कुछ। लेकिन यहाँ क्या है, अनिश्चितता है, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो प्रयोग स्थल है, प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए यानी निर्जीव के लिए, यह है सजीव के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। तो यहाँ उदाहरण से समझते हैं। प्राणीवाचक संज्ञाओं में क्या आता है, कौन, किसे, किसने, किन्हें। देखो कौन आया है, दरवाजे पे दस्तक हो रही है, खटखट की आवाज आ रही है, तो पिता अपने पुत्र को कहता है कि देखो तो कौन आया है। तो लड़का जाकर वहाँ देखता है कि उसके दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन या कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिना चीनी के चाय किसे चाहिए, किसे चाहिए, इसका जवाब यह हो सकता है। जिसका जवाब अगर संज्ञा है तो यही आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ बिना चीनी के चाय किसे चाहिए, मोहन को चाहिए, सोहन को चाहिए, सीता को चाहिए, गीता, अनिता, कविता, ये सब क्या है, यह है संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले आया यहाँ पर किसे, किन्हें पटना जाना है, यहाँ पर एक कौन हो गया, यहाँ ये किसे हो गया, किन्हें पटना जाना है,
है या राम को, श्याम को या किसी को जाना है, उसके बदले में जिसके जवाब अगर संज्ञा आता है तो ही होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने पुस्तक ली, यहाँ पर किसने हो गया। अप्राणीवाचक में संज्ञाओं के लिए क्या होता है, क्या। आप क्या पीना पसंद करेंगे, इसका जवाब चाय, कॉफी, पानी, दूध हो सकता है, ये सब क्या है, संज्ञा है। उसके बदले आया है यहाँ पर क्या। तुम्हें क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, पुस्तक चाहिए, खिलौने चाहिए, उसके बदले में आया है क्या। यहाँ कई कमरे हैं, आप कौन सा पसंद करेंगे, तो कौन सा होता है वह निर्जीव पदार्थ के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अप्राणीवाचक संज्ञा यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, विद्यार्थियों को डाउट होता है। वे सोचते हैं कि जितने प्रश्न सूचक शब्द है, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे होंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न को देख करके समझ जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जबकि ये गलत है। ये सारे प्रश्न सूचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। आपको क्या बताया, सबसे आसान ट्रिक है कि जिसका जवाब केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ संज्ञा होगा तो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। तुम कब आए, इसका जवाब क्या होगा, अभी आए, परसों, सुबह, प्रातः। तो इसका जवाब अगर ये होता है तो ये अभी, परसों, सायं, प्रातः, दोपहर, रात, ये आपका क्या है, ये संज्ञा नहीं है, यह है अव्यय है। अभी, परसों, प्रातः, ये सब क्या, यह अव्यय है, यह क्रिया विशेषण अव्यय। तो जिसका जवाब केवल और केवल संज्ञा होगा तो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला उदाहरण है कि सोनू कहाँ है, इसका जवाब भारत, अमेरिका, नेपाल, जापान, रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई हो सकता है, ये तो संज्ञा है। लेकिन इसका जवाब तो ये भी हो सकता है कि सोनू कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है। ये ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर क्या है, ये तो संज्ञा है नहीं। तो ये क्या है, ये अव्यय है, यह है क्रिया विशेषण अव्यय। तो जिसका जवाब अगर केवल संज्ञा होगा तो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद है पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। मिश्र वाक्य की रचना में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मिश्र वाक्य क्या है, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसका वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, इसके थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी रखते हैं कि मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहाँ देख रहे हैं जो किया है यह योजक शब्द है। तो योजक यानी 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो होगा, इसकी परिभाषा यह भी हो सकती है। संबंधवाचक सर्वनाम का एक और परिभाषा है कि 2 भिन्न बातों को जोड़ने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मेहनत करेगा वह सफल होगा, 2 भिन्न बात है, उसको जोड़ने वाला क्या हो गया, जो हो गया। तो जो है संबंधवाचक सर्वनाम। आपको अभी बताया जा रहा है कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, योजक शब्द होता है, उसके बाद जो जोड़ने वाला जो योजक शब्द होता है उसके बाद जो उपवाक्य होगा वह आश्रित उपवाक्य होगा। तो जो देख रहे हैं यहाँ, जैसी देख रहे हैं, जिसने देख रहे हैं, जिसे देख रहे हैं, जितना जो ज से प्रारंभ होने वाला जो शब्द होता है ना वह होता है मिश्र वाक्य में योजक शब्द होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह आश्रित उपवाक्य हो गया, जो के बाद वाला जो उपवाक्य होता है और वह सफल होगा वह प्रधान उपवाक्य होगा। दूसरा उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ देख रहे हैं जैसी, 2 भिन्न बातों को जोड़ने वाला जो शब्द है, योजक शब्द है, वह हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने बच्चों को बचाया उसे इनाम मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं जिसने आपका हो गया यह संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे मैं देखता हूँ वही व्यस्त है, तो जिसे हो गया यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम। 2 भिन्न बातों को जोड़ने वाला जो योजक शब्द होता है वही संबंधवाचक सर्वनाम होता है। छठा और अंतिम भेद है सर्वनाम का, वह है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए, खुद के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो स्वयं हो गया निजवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया है वह हो गया स्वयं। मैं अपना काम आप करूंगा,
आप यानी स्वयं, यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं आप आ जाऊंगा, चिंता न करें, तो आप हो गया यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। हम खुद इधर आ गए, तो खुद यानी स्वयं, यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः समझ गया, तो स्वतः हो गया निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, तो यहाँ पर यहाँ स्वयं का बोध हो रहा है, तो यह भी हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो डाउट होता है, जो कंफ्यूजन होता है, वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और अगला जो कंफ्यूजन होता है पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम में। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उदाहरण जो दिया हुआ है उसे समझेंगे। वह पुस्तक पढ़ता है, वह मेरा घर है, दोनों जगह वह आया है। तो अब ये यहाँ पर डाउट हो जाता है कि कौन सा सर्वनाम है। वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर किसी पुरुष के लिए किसी व्यक्ति के स्थान पे आया है। वह पुस्तक पढ़ता है, कोई पढ़ता है राम, सोहन, मोहन, ये सब क्या है, यह है संज्ञा, यानी एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, उसके बदले वह आया है। तो यह इसलिए क्या हो जाएगा, यह पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह मेरा घर है, यानी यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि वह मेरा घर है। तो यहाँ पर संकेत होता है, इशारा होता है, वस्तु के होने की निश्चितता का बोध कराया जा रहा है, तो वह है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है आप इधर आइए, मैंने आप पढ़ लिया, तो दोनों जगह आप है, यहाँ भी आप है, यहाँ भी आप है, तो आप इधर आइए या आदर सूचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद मैंने आप पढ़ लिया, अभी जो बताया गया कि जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह होता है निजवाचक सर्वनाम। मैंने आप पढ़ लिया यानी स्वयं पढ़ लिया, यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण है, यह तेज दौड़ता है और यह तुम्हारी कलम है, दोनों जगह यह है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है कुछ विद्यार्थियों को। तो यह तेज दौड़ता है, तो यह आया है किसी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आया है। तो किसी पुरुष या किसी व्यक्ति के लिए जब आता है तो वह कौन सर्वनाम होता है, यह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके बाद है यह तुम्हारी कलम है, यह तुम्हारी कलम है, तो यहाँ पर यह हो गया इशारा किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि यह तुम्हारी कलम है, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी वस्तु के होने की निश्चितता का बोध कराया जा रहा है और संकेत दिया जा रहा है। जहाँ संकेत दिया जाता है, इशारा कराया जाता है निश्चितता का, तो वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का एक और नाम है, वह होता है संकेतवाची सर्वनाम। तो यह हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी यह निकटवर्ती हो गया और यह हो गया दूरवर्ती हो गया। तो सर्वनाम के जितने सारे जो कंफ्यूजन होता है, उम्मीद है कि आपका यह सारे डाउट दूर हो गए होंगे, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हिंदी परख को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ज्ञान का प्रसार करें। धन्यवाद, नमस्कार।